हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे चैप्टर नंबर 8 के, जो हमारा चैप्टर क्या था, गति। अब ये 9th चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, इसमें हम समझेंगे। ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है हमारा, बल तथा गति के नियम। देखो, गति के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गति क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है। लेकिन उसके क्या है, कुछ नियम है। हमने उसमें गति के समीकरण पढ़े थे, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है, गति के नियम पढ़ने हैं। और बल क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। और वो अगर गति कर रही है तो किस वजह से कर रही है, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा होगा ना हमें। भाई अगर कोई वस्तु है वो विरामावस्था में है, ठीक हो गया, अब विरामावस्था के बाद वो क्या कर रही है, गति कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे कुछ सहायता कर रहा होगा उसकी, जो उसको आगे चलने में मदद कर रहा होगा। ठीक है। और जो वेग हमारा बनता है, वेग में परिवर्तन भी होता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जब होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, उस परिवर्तन को हम कह देते हैं त्वरण। क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। अब ये सब चीजें तो हमें समझ में आ गई कि भाई कोई भी वस्तु है वो गति करती है तो वो दूरी तय करती है, दूरी तय करती है तो समय के सापेक्ष तय करती है, तो हम उसे चाल या वेग कह देते हैं। ठीक है। किसी दिशा में कर रही है दूरी तय तो वो वेग हो जाता है। ठीक है। और अगर वैसे ही दूरी तय कर रही है तो उसे हम चाल कह देते हैं। और जब उसके वेग में परिवर्तन होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, किसी भी चीज को आगे बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। और जब त्वरित होती है तो उसका त्वरण बन जाता है। ये तीन चीज हमने पढ़ी थी, चाल, वेग और हमारा त्वरण। अब भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी या कुछ ऐसा कारक होगा जो उसकी मदद कर रहा होगा उसकी गति प्रदान करने में। जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं कहूं कि एक बॉल है, ठीक हो क्या, एक बॉल क्या है, वो विरामावस्था में है। कोई भी बॉल समझ लो, रबड़ की बॉल समझ लो, ठीक है, या लेदर की बॉल समझ लो, उसको जब मैं ठोकर मारूंगा या पैर से मारेंगे ठोकर या हम फेंकेंगे नीचे की ओर, तो वो कुछ समय तक तो घूमेगी, है ना, एक लिमिट तक ही तो वो घूमेगी ना, अंत में आके क्या हो जाएगी, वो विरामावस्था में आ जाएगी, एकदम स्थिर हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु है, अगर हम उसमें जब तक कोई कारक, बाह्य कारक नहीं लगाएंगे, मतलब बाह्य एक बल होता है, ठीक है, एक ऐसा बल होता है जिसकी वजह से वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। और वही बल हमें पढ़ना है इसमें कि वो बल होता क्या है। ठीक है ना। तो वो वस्तु जो है, जो बॉल है, वो एक स्थिति तक ही गति करती है, उसके बाद वो वापस विरामावस्था में आ जाती है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जो बल होता है वो किस तरीके से कहां कहां कार्य करता है। ठीक है। तो बल से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज, जो बल होता है, बल एक सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश और अदिश मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूं कि जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी समझ लो कि जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि का केवल और केवल परिमाण होता है। परिमाण बोले तो क्या, परिमाण बोले तो परिमाण मतलब होता है दूरी। ठीक है। दूरी उसने कितनी तय की है तो वो अदिश राशि में आ जाएगा। लेकिन सदिश राशि हम उस राशि को कहते हैं, सदिश राशि, सदिश राशि हम उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं। तो सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है बल। तो जो बल होता है, बल अगर मैं कहूं, अगर हम बल में दिशा नहीं समझाएंगे, एक बार के लिए ये बात मान लो, हमने क्या कह दिया कि जो बल है, बल में हमने कह दिया कि केवल हम बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं हमने ये चीज नहीं बताई। अब एक चीज समझो कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो आंखों से नहीं देख सकता, समझ में आ रही बात, एक ऐसा इंसान है जो आंखों से नहीं देख सकता, हमने क्या किया, उस कमरे में उसको खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद वहां पर हमने एक कुर्सी रख दी, और कुर्सी रखने के बाद हमने उससे कहा कि भाई इस कुर्सी को, एक कुर्सी रखी है तुम्हारे कमरे में, उस कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह पे रख दो। ठीक है। अब उसने एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया
और उसके बाद उसने ये नहीं बताया हमें कि किस जगह पे रखा है। तो केवल उसमें बल तो लगा है भाई, बल तो लगा है, जाहिर सी बात है बल लगा के ही उसने क्या किया, कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिया। लेकिन वो अगर हमें ये नहीं बताएगा कि कुर्सी किस दिशा में रखी है ना, राइट साइड में रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है, मिड में रखी है या कॉर्नर में रखी है, ये नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बल किस दिशा में लगा है। तो जो बल है, बल को समझाने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है, दिशा। अगर ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं अगर आगे की ओर करूंगा तो इसकी बल की दिशा आगे की ओर होगी, पीछे की ओर बल लगाऊंगा तो पीछे की ओर होगी, और अगर उठाऊंगा तो ऊपर की ओर होगी। तो हर जगह पर बल तो लग रहा है, आगे की ओर भी बल ही लगेगा, पीछे की ओर भी बल ही लगेगा और ऊपर की ओर भी बल ही लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो बल को समझाने के लिए हमें दिशा की बहुत आवश्यकता पड़ती है, बिना दिशा के बल का कोई महत्व ही नहीं है। तो यहां पर बल जो होता है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक हो गया, बल हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब इसमें मैंने कुछ ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, छोटा सा परिभाषा। इसमें क्या लिखा है, किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। इस क्रिया पर ही बल की अवधारणा आधारित होती है। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक हो गया, वो किसमें है, स्थिर अवस्था में है, मुझे उसे गतिमान अवस्था में लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं उसे खींचूं, या तो मैं उसमें धक्का लगाऊं, या फिर मैं उसमें ठोकर लगाऊं। लात मारते हैं ना हम, उस तरीके से। तो इन तीनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, और वही क्रिया किसके कारण होती है, बल के कारण। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, बल कहते हैं। और बल समझाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, दिशा जरूरी होती है। तो बल हमारी सदिश राशि होती है, और बल एक ऐसी अवस्था होती है या ऐसा कारक होता है जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, बल और लगाएंगे, या छोड़ो, कोई एक कार है, ध्यान समझना, एक कार है, एक कार चलते चलते बंद हो गई, ठीक है, तो वो एक जगह पर रुक जाएगी, अंत में आकर वो रुक ही जाएगी, क्योंकि भाई जब बंद हो गई तो चल तो सकती नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, ठंडी के टाइम में उस कार के पीछे धक्का लगाते हैं, है ना, धक्का लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाने की वजह से क्या होता है, वो गाड़ी कई बार स्टार्ट हो भी जाती है, नहीं भी होती है, तो हम मैकेनिक के पास लेके चले जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। बहुत से ऐसे उदाहरण है। देखो, पहला उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, ये उदाहरण से पहले एक चीज और समझ लो कि जो बल है, बल वस्तु की स्थिति तथा अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, पहली चीज। दूसरा क्या है, बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। जाहिर सी बात है भाई, उसकी आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। भाई अगर कोई एक वस्तु है, छोड़ो वस्तु हम समझते हैं, कोई वस्तु, स्प्रिंग समझो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का आकार कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या करूंगा, खींचूंगा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये स्प्रिंग की जो आकृति थी, ये क्या कर दी उसने, बदल दी। या फिर मैं एक कोई बॉल ले लूं, ये गोलाकार कोई बॉल है, इसमें मैंने क्या लगाया, बल लगाया, तो बल लगा के किस तरीके से हो गई, एक अंडाकार आकृति की हो गई, ठीक है। जब हम उस बॉल में बल लगाएंगे इस तरीके से अगर बल लगाएंगे तो वो बॉल किस तरीके की हो जाएगी, अंडाकार आकृति की हो जाएगी। तो इन दोनों जगह पर बल ही तो लगा है। तो बल क्या करता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला देता है और स्थिति और अवस्था में भी परिवर्तन ला सकता है। अगर हम कहें कि भाई अगर कोई एक बॉल है, वो विराम अवस्था में रखी है, अब बॉल छोड़ा अगर कोई मेज है, तो हमने अगर ऐसी जगह है, ये कोई ऐसी जगह है, इस जगह पर कोई मेज रखी हुई है और हमने यहां से क्या किया, बल लगाया। बल जब लगाया तो ये घसीटते घसीटते यहां नीचे तक आ जाएगी, मतलब कि ये क्या हुई, अपनी स्थिति में परिवर्तन लेके आ गई और अवस्था में परिवर्तन लेके आ गई। तो ये दोनों चीजें सिद्ध कर रही है कि नहीं कर रही है, बल में ये दोनों स्थिति संतुष्ट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल।
ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर लिखता हूं संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, देखो भाई संतुलित बल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे असंतुलित बल। तो संतुलित बल हम किसे कहते हैं, इसको हम ना एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है कि भाई यहां पर मैंने क्या किया, एक ये मेज बना ली। ठीक है, ये एक मेज है और इस मेज पर मैंने क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया। ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, ऐसे ना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या किया हमने, ये हमने एक मेज ले ली। ठीक है, समझ लो भाई मेज जैसी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्लेनेट बना दे रहा हूं जैसे कि मैं, ये कोई मेज है, इस मेज पर क्या है, एक मैंने रख दिया ये कोई बॉक्स। इसको हम क्या समझ लेते हैं, एक पिंड समझ लेते हैं, पिंड की आकृति का इसको एक समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या है, मैंने इसको एक तरफ से एक एक्स धागे से बांध दिया और एक तरफ से मैंने क्या किया, इसको वाई धागे से बांध दिया। ध्यान से समझना, कुछ भी अलग नहीं है। क्या किया, एक तरफ से इसको एक्स धागे से बांध दिया और एक तरफ से वाई धागे से बांध दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेज है, इस मेज पर जो ये पिंड रखा हुआ है या कोई बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स में अगर मैं एक्स तरफ बल लगाऊंगा तो ये बॉक्स किस तरफ जाएगा, दाईं ओर जाएगा। ठीक है, एक्स तरफ बल लगाने पर दाईं तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, दाईं तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कहां जाएगा, दाईं तरफ, राइट साइड। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मैं बाएं धागे को खींचूंगा, बाएं जो धागा है इस धागे को खींचूंगा तो ये बॉक्स किस तरफ भागेगा, बाईं तरफ। किस तरफ, बाईं तरफ। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाएं तरफ बल लगाने पर बाईं तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई। जब हम क्या करेंगे, इस पिंड पर दाईं ओर अगर धागे से खींचेंगे तो ये दाईं ओर जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, अगर एक तरफ से बल लग रहा है तो वो दाईं तरफ जाएगा, इस तरफ से बल लगेगा तो ये बाईं तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों बलों की स्थिति क्या कर दें, बराबर कर दें, कहने का मतलब है एक बार तो हमने कहा कि दाईं तरफ खींच रहे हैं, एक बार हमने कहा कि बाईं तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या कहा, इस बार हमने ये कहा कि इस बॉक्स को हम दोनों तरफ से एक ही बार में लेकिन बराबर बल द्वारा खींच रहे हैं। मतलब कि जो दो लोग इसको खींचेंगे वो दोनों बराबर बल लगाएंगे, ना ज्यादा ना कम। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर या जब किसी पिंड पर, जब किसी वस्तु या पिंड पर समान बल लगाया जाता है, तब वह वस्तु या पिंड की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु या पिंड की यही स्थिति, वस्तु या पिंड की यह स्थिति संतुलित बल कहलाती है। ठीक है, तो जो ये स्थिति बनती है ना, जहां पर भाई पिंड खिसका ही नहीं, हमने दोनों तरफ से क्या किया, समान अवस्था में बल लगाया, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई जो वस्तु या पिंड है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, संतुलित बल में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब असंतुलित बल किसको कह सकते हैं, जो इससे पहली स्थिति हमने ली थी, जिसमें क्या कहा था कि इस बॉक्स को हमने दाईं तरफ खींचा तो ये दाईं तरफ चला गया, या बाई से हमने इसको बाईं तरफ खींचा तो ये बाईं तरफ चला गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों बल जिस तरफ से लगेंगे, मतलब कि जो जब वस्तु या पिंड की अवस्था में, जब किसी वस्तु या पिंड पर असमान बल लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, असमान बल,
तो वो स्थिति किसकी हो जाएगी? असंतुलित बल की हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पे ये तो संतुलित बल हो गया, असंतुलित बल लिख देते हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बल, इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु या पिंड पर असमान बल लगाया जाता है, तब वह वस्तु या पिंड की अवस्था में परिवर्तन होता। तब जब किसी वस्तु या पिंड पर असमान बल लगाया जाता है, तब पिंड की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। यह स्थिति असंतुलित बल की स्थिति कहलाती है। असंतुलित बल की स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति किसकी हो जाएगी? असंतुलित बल की हो जाएगी स्थिति। और भी उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, ये चीज तो हमने चलो ऐसी समझ ली, बहुत आसानी से हो गई। अगर मैं कहूं एक अलमारी है, अलमीरा जिसे बोलते हैं हम लोग, कई जगह अलमीरा बोलते हैं, वैसे अलमारी भी बोलते हैं। तो उस अलमारी को अगर केवल एक व्यक्ति धक्का लगाए या खींचे, क्या करे? धक्का लगाए या खींचे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अगर वो अलमीरा या अलमारी कपड़ों से भरी हुई होगी, तब तो वो एक इंसान से ना तो खींचेगी ना ही धक्का लग पाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वहां पर क्या करता है? संतुलित बल कार्य करता है। अब वो कैसे करता है भाई? देखो, मैंने यहां पे कहा कि कोई एक अलमारी है इस तरीके से, ठीक है, ये अलमारी समझ लो, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने इस पे लगाया धक्का, तो यहां पर ये क्या है? इसके नीचे ये धरातल है हमारे, ठीक है, खुरदुरा धरातल ले लेते हैं, खुरदुरा धरातल। अब ये खुरदुरा धरातल है और ये अलमारी का भी एक सतह रही होगी। तो जो घर्षण बल होता है वो लगाने वाले बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या होता है कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल, अगर मैं, देखो घर्षण बल क्या होता है? अगर मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, मैंने अगर बल इस दिशा में लगाया है, तो घर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। घर्षण बल हम उस बल को कहते हैं जो लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हम उस बल को कहते हैं जो हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये घर्षण बल हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कहा? ये खुरदुरा धरातल था और हम क्या कर रहे थे? इसको धक्का लगा रहे थे। तो हमने बल की दिशा हमारी क्या हो गई? इस तरफ, आगे की ओर। जब बल की दिशा आगे की ओर है तो घर्षण बल इस तरफ कार्य कर रहा होगा। तो इसमें तीन स्थिति बनेगी। तीन स्थिति क्या बनेगी? देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, बाकी इसको समझते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो, पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति में क्या होगा कि जो बल हम लगाएंगे वो बल किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, वो बल किसके छोटा होगा? वो होगा घर्षण बल से कम। जो बल हम सबसे पहले लगाएंगे, मतलब कि हमने जो बल लगाया उसको धक्का देने के लिए या खींचने के लिए, तो उस समय वो अलमारी हिली नहीं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो बल है वो घर्षण बल से कम है। अब जब घर्षण बल से कम है तो भाई जाहिर सी बात है वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। पहली चीज तो ये हो सकती है। तो वहां पर क्या होगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ।
एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अगर मैं दूसरी स्थिति लूं, दूसरी स्थिति में हमने क्या किया भाई कि यहां पर बल बराबर हो गया घर्षण बल के। अब वो कैसे, इसमें क्या हुआ, बल बराबर हो गया घर्षण बल के। कहने का मतलब है कि इस बार एक व्यक्ति खींच या धक्का नहीं लगा रहा है, इस बार क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं। अब जब घर्षण बल के बराबर हो गया तो ये बल कौन सा बल कहलाएगा भाई, ये बल कहलाएगा संतुलित बल। अभी बताई थी मैंने ये बात, जब दोनों दिशाओं से समान बल लगेगा तो वो संतुलित बल की स्थिति बन जाएगी। तो यहां पर जब हम बल इस तरफ लगाएंगे तो जो घर्षण बल है वो भी इस तरफ लग रहा होगा, लेकिन दोनों बराबर स्थिति में लग रहे हैं और दोनों समान हैं। तो जब दोनों समान हैं तो यहां पर यह अलमीरा फिर भी नहीं खींचेगी या फिर भी धक्के से आगे नहीं जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी स्थिति हमारी क्या है भाई, तीसरी स्थिति उसमें क्या है कि जो बल है वो बड़ा है किससे, घर्षण बल से। मतलब कि इस बार क्या हुआ, इस बार हमने कह दिया कि भाई जो बल अब लगा रहे हैं, इस बार 4-5 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इस अलमारी को धक्का दे रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ, जो लगाया गया बल है वो घर्षण बल से ज्यादा हो गया। मतलब कि ये स्थिति किसकी हो गई, असंतुलित बल की, ठीक है। ये स्थिति किसकी हो गई, असंतुलित बल की। जब असंतुलित बल की स्थिति हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अलमीरा जो अलमारी है या अलमीरा है ये आगे की ओर चली जाएगी, क्योंकि भाई घर्षण बल से ज्यादा बल है। और जब जो बल लगा रहे हैं वो अगर पहले के बल की अपेक्षा ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो जो वस्तु या कोई भी पिंड है वो क्या हो जाएगा, गतिमान अवस्था में हो जाएगा या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह देंगे, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो जो तीसरी स्थिति हमारी बनी, इसमें क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा कि यहां पर हमने एक साइकिल की बात कर ली, ठीक हो गया। ये क्या है, एक साइकिल की हमने बात कर ली और इस साइकिल में कोई व्यक्ति है, ठीक है। वो इस पर क्या मारेगा, पैडल मारेगा। भाई देखो, अगर वो इस साइकिल पर पैडल नहीं मारेगा तो वो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी भाई, वही रुक जाएगी। इसीलिए तो हम जब साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल का टायर हम बल किस तरफ लगा रहे होते हैं, आगे की ओर, और घर्षण बल कहां कार्य कर रहा होता है, पीछे की ओर, ठीक है। तो जब तक हमारा लगाया गया बल घर्षण बल से ज्यादा नहीं होगा तब तक तो ये साइकिल चलेगी नहीं ना। तो इसीलिए जब हम पहाड़ों पर या ऊंचाई, मतलब इस तरीके का जब रोड होता है इस तरीके का, तो जब हम इसमें साइकिल चला रहे होते हैं तो इस समय हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होती है ना, ज्यादा बल की आवश्यकता। तभी तो यहाँ पर घर्षण बल से ज्यादा हमारा बल होगा, जिसके कारण हमारी वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। तो यहां पर हम लगातार साइकिल को चलाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असंतुलित बल की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और असंतुलित बल कैसा होना चाहिए, जो हमारा लगाया गया बल है वो अधिक होना चाहिए घर्षण बल से। और इससे हमें दो तीन चीजें क्या पता चली। सबसे पहली चीज तो ये पता चली कि कोई भी वस्तु गतिमान हो या नहीं हो, लेकिन अंत में घूम फिर के वो स्थिर ही रहना चाहती है। कोई भी वस्तु, जब तक कि हम उस पर वायु बल ना लगाएं, जब तक हम उस पर वायु बल ना लगाएंगे तो वो कुल मिलाकर अपनी विरामावस्था में ही रहना चाहती है। तो यही चीज हमने क्या पढ़ी, संतुलित बल और असंतुलित बल से हमने ये चीज समझी है। बाकी बल किसे कहते हैं ये मैंने तुम्हें बहुत डीपली समझा दिया है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे गति के नियम। गति के हम तीनों नियम उस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना।